नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र एंड रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आरटीआई सीरीज़ के अंतर्गत आज हम कुछ टिप्स देंगे हाउ टू हैंडल आरटीआई एप्लीकेशंस। ये अपने एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, इसलिए इसमें जो आरटीआई के सेक्शंस हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी आरटीआई डिले कर बैठते हैं। विद द रिजल्ट उनके ऊपर न केवल दंड पड़ जाता है 250 रुपये प्रतिदिन का, बल्कि उनके विरुद्ध कई दफ़ा कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। अब तो कुछ एरियाज़ में FIR भी लिखना शुरू हो गया है, जो कि अनफॉर्चुनेट होता है। इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी आरटीआई से संबंधित एप्लीकेशनों को तुरंत हैंडल करने का प्रयास करें। इसको डार्क स्टेज से ही आप इमीडिएटली हैंडल करें, तभी बात बन पाएगी। ज्यों ही डायरिस्ट के पास या APIO के पास कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन आती है तो उसको तुरंत डायरी करके उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। डायरिस्ट महोदय को चाहिए कि वो इसको आरटीआई की एप्लीकेशनों को तुरंत अपने अधिकारी को दिखाएं, और यदि उनसे संबंधित नहीं है तो इसको कंसर्न डिपार्टमेंट में भिजवाने का प्रयास करें। बहुत सारी आरटीआई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आपके डिपार्टमेंट से संबंध पार्टली रखती हैं, परंतु पार्टली अन्य विभागों से रिलेट करती हैं। ऐसे में जो पार्ट्स आपसे रिलेटेड नहीं हैं उनको भी तुरंत ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए केवल 5 दिन उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से कुछ आरटीआई एप्लीकेशंस लाइफ और लिबर्टी से संबंधित होती हैं, जिनका उत्तर 48 घंटे के अंदर देना पड़ता है। अतः ऐसी एप्लीकेशनों पर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं दिया गया तो कंसर्न अधिकारी या कर्मचारी दंडित हो जाएंगे। अतः इन चीज़ों को देखते हुए ये आवश्यक है कि सबसे पहले डायरी स्टेज से ही इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन स्टार्ट हो जाए। ज्यों ही डायरिस्ट महोदय आरटीआई की एप्लीकेशन कंसर्न अधिकारी को दिखाएंगे, वो इसको पढ़ लें और देखें कि उनसे कौन से एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे रिलेट नहीं करती, ताकि उनको 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र किया जाए। और यदि वो आरटीआई एप्लीकेशन किसी की लाइफ और लिबर्टी से कंसर्न है तो उसको 48 आवर्स में क्योंकि जवाब देना है, इसलिए उस पर तुरंत एक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आरटीआई का जो भी आवेदन आए वो तुरंत कार्रवाई मांगता है। ये कोई रूटीन के PUC नहीं है जिनको आप डिले कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और आपको दंड किया जा सकता है। अतः अब आप बात करते हैं APIOs के बारे में। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हर डिपार्टमेंट में नियुक्त किए गए हैं, ताकि वो कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन या अपील उनके पास आए तो उसको रिफ्यूज़ ना करें, चाहे वो उनके डिपार्टमेंट से पर्टेन करती है या किसी अन्य से पर्टेन करती है। दे मस्ट नॉट रिफ्यूज़ इट, अदरवाइज दे कैन बी पेनलाइज्ड। दिल्ली गवर्नमेंट में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे APIO महोदय ने आरटीआई लेने से इनकार कर दिया कि हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, आप स्वयं दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर दे के आए। ऐसे मामलों में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, उनको दंड भी डाला है और उनको सेंश्योर या वार्निंग भी दी है। अतः सभी सावधान रहें। APIO महोदय सबसे पहले ये देखें कि उनका केवल काम आरटीआई एप्लीकेशंस लेकर तुरंत उनको 5 दिन के अंदर अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट या पब्लिक अथॉरिटी को भिजवाना है। इसके लिए वो आरटीआई एप्लीकेशंस और यदि अपील्स भी आ जाएं तो उनको लेकर तुरंत कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस को भेजें,
ताकि उन पर कार्रवाई हो जाए और इसकी इंटीमेशन उस एपेलेंट को या एपेलेट अथॉरिटी एप्लीकेंट या एपेलेट को बताएं कि किसके पास ये एप्लीकेशन भेजी जा रही है। इससे उसका काम जो है सुचारू हो जाएगा। आरटीआई में एपीआईयूज घर के नज़दीक बनाने का मकसद ही यही था कि एप्लीकेंट्स को दूर दराज दफ्तरों में ना जाना पड़े और आरटीआई नियर द डोर स्टेप्स लग जाए। अतः एपीआईयूज तुरंत आरटीआई की अपील या एप्लीकेशन जो भी उनके पास आई है उसको 3 प्रतियां बनाएं, एक कंसर्न डिपार्टमेंट में जहाँ भेजनी है उसको भेज दें, एक एप्लीकेंट को भेज दें, एक ऑफिस कॉपी बना लें। इसके बाद जितना भी इनसे रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको भी संजो के रखें कि वो एप्लीकेशन कहाँ से आई थी, किसको भेजी गई, कब भेजी गई, उसकी फ़ीस आई तो क्या उसके साथ ही भेज दी गई या उसको एनकैश करवाया गया। पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करें। उनका ये भी कर्तव्य है कि यदि एप्लीकेंट को कोई आवश्यकता पड़े असिस्टेंस की या गाइडेंस की तो वो भी प्रोवाइड करें। कारण ये है कि एपीआईओ की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की डेफिनेशन में ही वो कवर होते हैं। अतः उनको वो सब काम करने होंगे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की डेफिनेशन में दे रखे हैं, जिसको सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कह लो या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कह लो। इनकी डेफिनेशन आरटीआई एक्ट में दे रखी है। तो उसके अनुसार एपीआईओ कोई उनसे अलग नहीं है, वो उसी धारा के अंदर, उसी डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। और इसका इंटीमेशन जब भी वो भेजेंगे किसी डिपार्टमेंट में तो वो अवश्य इसका इंटीमेशन कंसर्न एप्लीकेंट को या एपेलेट को भी भेज दें ताकि वो उसको पता लग जाए कि आप उसकी एप्लीकेशन कहाँ भेजी गई है। इसके अलावा यदि किसी डिपार्टमेंट में फैसिलिटेशन काउंटर्स बना रखे हैं तो उसकी देखरेख करने में भी मदद करें, रेगुलेट वर्किंग करें कि आरटीआई जो आ रही हैं उनका ट्रांसमिशन टाइमली हो रहा है या नहीं। फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें कि यदि किसी ने कैश में जमा कराना है फ़ी को या एडिशनल फ़ी को तो उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको अक्रॉस द टेबल रसीद मिल जाए। और यदि पोस्टल आर्डर्स वगैरह आते हैं तो उनको एनकैश करने में भी मदद करें, चेक्स जो आएँ उनमें भी मदद करें, क्योंकि सारा ये काम जो है ये पीआईओ अकेले नहीं कर पाते और उनको भी असिस्टेंस के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिसमें एपीआईओ व अन्य कर्मचारी जो भी आरटीआई को हैंडल कर रहे हैं उन सब का सहयोग आवश्यक है। इसके बाद पीरियोडिकल रिपोर्ट्स को कंपाइल करना और उनको जो है कंसर्न्ड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को भी टाइमली सबमिट करने में भी मदद देनी इनका कर्तव्य है। इस प्रकार से एपीआईओज का केवल काम इतना ही नहीं है कि वो केवल आरटीआई एप्लीकेशन लेकर ट्रांसफ़र कर देंगे और उनका काम ख़त्म हो जाएगा। दे आर सपोज टू एड एंड असिस्ट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन द डिस्पोजल ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अपकीप ऑफ रिकॉर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आरटीआई के अंतर्गत जितने भी एपीआईओज हैं इनको चाहिए कि वो अपने पास प्रॉपर एडुकेट स्टेशनरी रखें, स्टैम्प्स रखें, पोस्टल स्टैम्प रखें। इसके अलावा यदि उनके पास मैसेंजर हैं तो उनका सदुपयोग करें और तुरंत आरटीआई एप्लीकेशन और अपील्स को कंसर्न विभागों को भिजवाने का कष्ट करें। इसके लिए उनको जो भी स्टेशनरी चाहिए, चाहे वो साइक्लोस्टाइल्ड हो, फोटोकॉपीड हो या प्री टाइप्ड हो, उसको अपने पास रखें ताकि आरटीआई एप्लीकेशंस का तुरंत डिस्पोजल किया जा सके। अब हम बात करते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक नोडल अथॉरिटी है जिसको सारी एप्लीकेशनों का डिस्पोजल अपने लेवल पर करना होता है। नॉर्मली यदि उसको चाहे तो आवश्यकता पड़े तो सीनियर अधिकारियों का भी सहयोग या अप्रूवल ले सकता है एज पर रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आरटीआई आते ही जब उनको दिखाई जाती है तो अपना मेकअप माइंड कर लें कि इनमें से क्या उनके से पर्टेन करता है
और क्या अन्य विभागों से पर्टेन करता है। जो अन्य विभागों से पैराग्राफ्स पर्टेन करते हैं उनको तुरंत ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया जाए ताकि वो इसके ऊपर अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर सकें और उनको बता दिया जाए कि फ़ी उन्होंने रोक ली है या फ़ी का पोस्ट ऑर्डर उनको भेज रहे हैं। ये स्पष्ट उस अपने लेटर में उनको कर दिया जाए ताकि वो दोबारा फीस एप्लीकेंट से ना मांगे। यदि आप समय पर डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो ये डीम्ड रिफ्यूज़ल बन जाएगा और इसके अंतर्गत आपको पेनल्टी वगैरह पड़ सकती है। यदि लाइफ और लिबर्टी से संबंधित केसेस हैं तो अक्रॉस द टेबल जो भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी क्वार्टर से लेनी है उसको तुरंत लें और उसको डिस्पोजल करने का प्रयास करें। इसमें विलम्ब किया तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है और हो सकता है कंपेंसेशन भी देना पड़े। कई केसों में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कंपेंसेशन भी अदा करने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार से आरटीआई की एप्लीकेशन में यदि वो कोई अन्य डॉक्यूमेंट मांगता है, कोई मटेरियल मांगता है, कोई इन्फॉर्मेशन फ्लॉपी या डिस्केट एक्सेट्रा में मांगता है तो उसके लिए यदि आपको एडिशनल फ़ीस की डिमांड है तो उसके लिए भी तुरंत उसको लेटर भेज दें ताकि वो फ़ी जमा करा सके। यदि आपने ये लेटर फैग एंड पर भेजा तो आपके पास बहुत कम समय रह जाएगा डिस्पोजल करने के लिए और उनकी फ़ोटोकॉपीज एक्सेट्रा बनाने के लिए। यदि किसी एप्लीकेंट को रीजनेबल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़े तो वो आपको प्रदान करनी होगी ताकि वो आरटीआई लगाने में सक्षम हो सके और उसको बता दें कि आपके पास क्या उपलब्ध है और क्या नहीं है ताकि आरटीआई में वो वही इन्फॉर्मेशन मांगे जो आप दे पाएंगे और आपका और उसका समय बर्बाद ना हो। इसी प्रकार से यदि कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन्स हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, सेंसरली डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उनका मदद करना भी एपीआई और पीआईओ महोदय का कर्तव्य है। उनको राइट डाउन करने में एप्लीकेशन इसकी भी मदद करें और प्रोविजन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी अगर देनी है तो दिलवा दें। अगर कोई आदमी इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स या साइट करना चाहता है तो उसको भी पीआईओ महोदय को चाहिए कि उसमें भी उनकी मदद करे और उनको इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड्स में सामने बैठकर इंस्पेक्ट करवाए ताकि कोई रिकॉर्ड पिलफर ना हो जाए। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं जो हर चीज़ आरटी एक्ट में तो नहीं लिखी हुई परंतु डे टू डे एक्सपीरियंस के अनुसार हमें उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। यदि उस किसी को भी जो भी उत्तर देना है उस समयबद्ध तरीके में दे दें। जितना इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं उसको प्रोवाइड कर दें। जिसमें आपको भी ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन हम जल्द से जल्द आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे ताकि वो फर्स्ट अपील या सेकंड अपील में जाने से बच सके और आपको पेनल्टी से भी बचना होगा। तो प्रोसेस ऑफ अपील भी उनको बताना पड़ेगा। हर एप्लीकेंट को जब भी पीआईओ महोदय जवाब देंगे तो स्पष्ट कर दें अंतिम पैरा में कि यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपील किस अधिकारी के पास की जाएगी और कितने दिन में की जा सकती है। ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जिसको एप्लीकेंट को गाइड करना आवश्यक है और यदि हम गाइड नहीं करेंगे तो इसके लिए भी हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म इन विच इट इज़ सॉट। नॉर्मली एप्लीकेंट को जैसे वो सूचना मांगे उसी प्रकार देने का प्रयास किया जाए, परंतु यदि ऐसा करने में आपका काफ़ी रिसोर्सेज लग जाएंगी और बाकी काम सफ़र करेगा तो आप सेक्शन 7(9) के अंतर्गत उसको बता सकते हैं कि वो इंस्पेक्शन आप रिकॉर्ड कर ले और देखे कि इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में अवेलेबल है उसी फॉर्मेट में आपसे ले ले। जब भी आप उत्तर देने लगें पीआईओ महोदय तो उनको चाहिए कि वो देखें कि सेक्शन 8, 9, 11, 24 एटसेट्रा में कोई चीज़ हिट तो नहीं हो रही। यदि हिट हो रही है तो उसको आप रोकने का प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा कि ये किस सेक्शन के अंतर्गत रोकी जा रही है और क्यों रोकी जा रही है। यदि कोई कैट का ऑर्डर है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई सीआईसी का डिसीजन है तो उसको भी हो सके तो कोर्ट कर दें ताकि उसको भी पता लग जाए कि ये किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का कोई केस हो तो उसमें सेक्शन 9 लगा दें। यदि आप किसी इंफॉर्मेशन को सीवियर करना चाह रहे हैं, आप पूरी इंफॉर्मेशन उसको देने में सक्षम नहीं हैं, कोई पार्ट, कोई लाइन, कोई वर्ड आप उसमें से ओमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान है सेक्शन 10 के अंदर। तो परंतु उसमें सीवियर करते हुए उसको बता दें कि हमने कुछ हिस्सा इसका सीवियर कर दिया है, काट लिया है, वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, और किसकी इजाज़त से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, किस लेवल पर ये डिसीजन हुआ है, इसकी सूचना भी उसको प्रदान करने का प्रयास करें। इसी प्रकार से यदि कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगता है तो सेक्शन 11 को रेगुलेट करें और उसको जो है बताएं कि कौन सा व्यक्ति क्या सूचना आपके बारे में मांग रहा है। थर्ड पार्टी को इंटीमेट करना 5 दिन के अंदर आवश्यक है, और उससे कहें कि यदि उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फाइल करे 5 दिन के अंदर अंदर, और हो सके तो दोनों को पर्सनल हियरिंग के लिए भी बुलाएं ताकि आमने सामने बैठकर उसको जो है राइट टू इंफॉर्मेशन का पता लग जाए कि क्या देना है क्या नहीं देना, क्योंकि इस केस में केवल वही सूचना दी जाएगी जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, अदरवाइज बाकी सूचना, निजी सूचना रोकी जा सकती है। अतः सेक्शन 11 का और से इसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन का बनना ज़रूरी है। और सेक्शन 24 जिसके अंदर कोई एजेंसीज़ हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, यदि वो एजेंसीज एग्जेम्प्टेड हैं तो उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती उनको आप बता सकते हैं कि हम ये आपको सूचना नहीं दे सकते। परंतु यदि वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है या करप्शन हुआ है तो उसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की इजाज़त लेनी होगी। इसलिए डिस्पोजल करने से पहले इन दोनों कमीशंस में जो भी एप्लीकेबल हो उसको अपना मसौदा अवश्य दिखा दें और उनके अप्रूवल के बाद ही इसको उत्तर भेजें। ऐसे केसों में आपके पास 45 दिन है। तो इस प्रकार से PIO महोदय को चाहिए टू डिस्पोज ऑफ लाइफ और लिबर्टी केसेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस विद इन 24 आवर। थर्ड पार्टी में 5 दिन के अंदर अंदर थर्ड पार्टी को नोटिस दे दें एटसेट्रा, और जितनी भी सूचना है वो 30 दिन के अंदर अंदर साधारण केसों में देने का अवश्य प्रबंध करें, या इंटरनल रिप्लाई अवश्य दे दें। जो सूचना दे रहे हैं उसको तो अच्छी बात है, अगर सूचना नहीं दे रहे तो उसके कारण क्या हैं उनको स्पष्ट कर दें। और बाकी जो है इसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं जो RTI एक्ट में नहीं लिखे हुए, रूल्स में नहीं लिखे हुए, जैसे पोस्टल ऑर्डर एंड कैश करवाना, कैश रिसीव करने के लिए प्रबंध करना, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर्स को चलाना, RTI के लिए सुविधा पहुंचाना, उनको जो है एप्लीकेंट्स को जितनी भी सुविधा दे सकें उसको देना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आप प्रदान करेंगे। इसके बाद किस प्रकार की एप्लीकेशन आई, कितनी आई, कितनी डिस्पोज हुई, कितनी डिले हो गई, किस में आपने रिजेक्ट किया, ये सारी सूचना जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे मांगते हैं उनको अवश्य भेजें ताकि एनुअल रिपोर्ट कंपाइलेशन में उनको मदद मिल सके। इसी प्रकार से रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी हमारा काम है। यदि सूचना देने के लिए हमें प्रॉपर रिकॉर्ड कंप्यूटराइज इंडेक्स एंड कैटलॉग करना है तो सेक्शन 4 के अनुसार वो कार्रवाई करें, और पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट और मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर की इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को भी नज़रअंदाज ना करें, उनको भी देखें, और जो रिकॉर्ड एट द अर्लीस्ट वीड आउट हो सकता है उसको वीड आउट करें और अपने पास मिनिमम रिकॉर्ड रखें। जब आप रिकॉर्ड वीड आउट कर देंगे तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने क्यों वीड आउट किया, किस इंस्ट्रक्शन के अनुसार किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से 17 मैनुअल्स या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा बताई गई अन्य सूचना जो वेबसाइट पर उपलब्ध करानी है वो भी उपलब्ध कराना PIO महोदय का काम है। और एपेलेट अगर आती हैं, अपील्स आ जाती हैं तो उसमें फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी या सेकंड एपेलेट अथॉरिटी के सामने पेश होना, उनका सहयोग करना, उनको जो है स्पष्ट स्थिति बताना, ये सब भी आपका काम है। इसके अलावा आपको चाहिए
कि जितने भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से आदेश आए जो आपके डिपार्टमेंट से कंसर्न है उनका भी आप रिकॉर्ड रखें, ताकि ज़रूरत आने पर आप उनको कंसल्ट कर सकें और बाकी PIOs को भी सर्कुलेट करें। यदि कहीं भी एक से ज़्यादा PIO हैं तो उनको चाहिए एक नोडल अधिकारी बन जाए और बाकियों को वो गाइड करे, ट्रेनिंग दिलवाए, स्वयं भी ट्रेनिंग दे, जैसा भी उचित हो वो सब करना उनका काम है। यानी कि RTI से संबंधित जो भी छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सब उनको करना है। और जहाँ देखें कि किसी एरिया में RTI एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो उसके कारण भी देखने का कोशिश किया जाए कि यहाँ RTI क्यों ज़्यादा लग रही हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ताकि सिस्टम्स भी इम्प्रूव किए जाएं और वहाँ पर RTI मिनिमम लग सके। जितने भी DOPT द्वारा सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, OM इशू होते हैं उनका पालन करना भी इनका काम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर लिए गए विभिन्न निर्णयों की भी संक्षिप्त रूपरेखा आपस में डिस्कस कर लें, ताकि बार बार वो कोर्ट केसों में ना जाएं और उनके आधार पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। एपेलेट अथॉरिटी को भी अपना फर्स्ट अपील डिस्पोज करने में मदद करना उनका काम है एंड अटेंड टू सेकंड अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जाना भी उनका काम है। और यदि कोई पेनल्टी पड़ती है तो उसको कलेक्ट कर कर ट्रेजरी एटसेट्रा में जहाँ भी कानूनन उनको जमा कराना है वो जुर्माना कराना भी उनका काम है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CIC को एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए ये सारी सूचना उनको देने के लिए वो बाध्य हैं। जितने भी कोर्ट केसेस से रिलेटेड हों, यदि RTI के कोई कोर्ट केसेस हों तो उनमें मदद करना, वकील साहब को गाइड करना, उनको पूरी वस्तु स्थिति बताना एक्सेट्रा, ये भी उनका काम है, ताकि कोर्ट के अंदर भी केसों को प्रॉपरली डिफेंड किया जा सके। जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी उनका एनालिसिस करें कि कहाँ कहाँ गफलत हो रही है, वहाँ इम्प्रूवमेंट्स लाने की स्थिति है तो वहाँ भी रेगुलेट करें और उसको भी इम्प्रूव करने का प्रयास करें। जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको रेगुलेट करें, फ़ी जो है उसका अकाउंट प्रॉपर रखें, उसका ऑडिट करवाएं, पोस्टल ऑर्डर, चेक एटसेट्रा इनको इनकैश करवाने का काम करें और कैश को डिपॉजिट जहाँ करना है वहाँ करवाएं, ताकि कोई गबन ना हो जाए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस में प्रॉपर सिस्टम इम्प्रूव करने का मेथोडोलॉजी यूज़ करें और जितना भी मैक्सिमम हो सके पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, फाइलिंग सिस्टम एटसेट्रा इम्प्रूव करके इनके अनुसार वो अपना अपना काम चलाएं। इसके अलावा हर PIO और APIO के पास RTI एक्ट की अप टू डेट कॉपी होनी चाहिए, RTI रूल्स की अप टू डेट कॉपी होनी चाहिए, DOPT द्वारा भेजे गए सर्कुलर्स की अप टू डेट कॉपी होनी चाहिए, ताकि उनको अपडेट रहना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि वो 2005 के RTI रूल्स को आज की डेट में भी इम्प्लीमेंट करें, जबकि वो समय समय पर बदलते जा रहे हैं और दिशा निर्देश समय समय पर आते जा रहे हैं। कई दफ़ा आपको दूसरे विभागों को कोई एप्लीकेशन या पार्ट देर ऑफ ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विभाग क्या काम करता है। इसलिए एलोकेशन ऑफ वर्क जो है उसका आदेश भी आपके पास होना चाहिए, उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि ये किस डिपार्टमेंट में का काम है, ताकि RTI की एप्लीकेशन या उसका पार्ट जो है उसी विभाग को भेजा जा सके। वहाँ के अधिकारियों की लिस्ट, वहाँ के अधिकारियों के एड्रेसेस, वहाँ के डिपार्टमेंट के एड्रेसेस, ये सब भी आपके पास होने चाहिए। सो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के ऊपर भी जोर देना पड़ेगा। डायरेक्टरीज जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स की हैं उनको भी अपने पास रखें या वेबसाइट से खंगाल के उनका सदुपयोग करें और रेगुलेट एंड मॉनिटर हर एप्लीकेशन को करने का प्रयास करें। जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास आई हैं वो समयबद्ध तरीके से उत्तर उनका चला जाए, उनको रेगुलेट करें, मॉनिटर करें। यदि सूचना अन्य सेक्शनों से आनी है तो उनको समय समय पर रिमाइंडर देते रहें और उनको सूचित करें। दे आर डीम्ड PIO अंडर सेक्शन 5(5) ऑफ द एक्ट, और यदि उन्होंने कोई गफलत की तो इसके लिए वो भी जिम्मेवार होंगे। इस प्रकार से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना सिटीज़न को हर प्रकार से
और आरटीआई की डिस्पोजल में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक बार करना पड़े, चाहे वो आरटीआई एक्ट में लिखा है या नहीं लिखा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब को पूरा करना हमारा काम है। आरटीआई एप्लीकेशन साधारणतः जिस लैंग्वेज में आए उसी लैंग्वेज में उत्तर देना उचित होगा, क्योंकि सेक्शन 4 यही कहता है। तो इस प्रावधान के अनुसार लोकल लैंग्वेज में उत्तर देने का प्रयास करें, हिंदी में है तो हिंदी में उत्तर देने का प्रयास करें, या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अनुसार देख के एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि अनपढ़ आदमियों को भी अंग्रेजी में जवाब भेजें और बेचारा जाने ही नहीं कि उत्तर क्या आया था, प्रश्न क्या किया था, क्या सूचना मिली या नहीं मिली। तो कीप सफिशिएंट कॉपीज ऑफ टेम्पलेट्स, जो भी फॉर्मेट उनको जरूरत पड़ती है उनके टेम्पलेट्स भी अपने पास सफिशिएंट रखें ताकि उनका सदुपयोग किया जा सके। बहुत सारे टेम्पलेट्स डेवलप किए हुए हैं कि उत्तर कैसे भेजा जाएगा, रिजेक्ट कैसे की जाएगी, पार्ट रिप्लाई कैसे दिया जाएगा, आप किसी से एडिशनल फीस मांग रहे हैं तो कैसे मांगी जाएगी, कोई एप्लीकेशन ट्रांसफ़र होनी है तो कैसे ट्रांसफ़र होगी, या पार्ट ड्राफ्ट ट्रांसफ़र होना है। तो ऐसे टेम्पलेट्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स बने हुए हैं या आपने डेवलप कर रखे हैं, तो उनकी सफिशिएंट कॉपीज़ आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आपको उनको यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं ना बता पाया हूँ, परंतु आपको रोज़मर्रा के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको करना पड़ सकता है। अतः सावधानी बरतें और आरटीआई का जवाब समय पर दें, सही दें और जल्द से जल्द दें। धन्यवाद।